हो गया है वोटिंग के साथ जी। सबसे पहले जो है आप किस तरह देखती हैं इस पूरे चुनाव को? भी सबने अलग अलग चीजों के ऊपर अपील की है, आप जनता से क्या कहना चाहती हैं? मैं जनता से कहना चाहती हूँ कि ये चुनाव आपके लिए है। मतलब आपकी जो समस्याएं हैं, जिस तरह से गरीबी पूरे प्रदेश में दिख रही है, महंगाई से आप इतने संकट में हैं क्योंकि बढ़ती हुई महंगाई से का आप सामना नहीं कर पा रहे हैं, रोजगार नहीं है, इन मुद्दों पर अपना वोट दीजिए, सोच समझ के दीजिए वोट, व्यर्थ मत कीजिए। मैम, इसके साथ साथ प्रधानमंत्री जी हैं, संसद में 2 बार बोले, पहले लोकसभा में फिर राज्यसभा में। कांग्रेस पार्टी को, नेहरू जी को, राहुल जी को उन्होंने घेरा। कांग्रेस को तो ये तक कह दिया कि आपको तो नाम ही बदल देना चाहिए पार्टी का। अच्छा, तो अब बताइए, वो कहते हैं कांग्रेस ना होती तो इमरजेंसी ना होती, 1984 नहीं होता। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री जी अतीत में क्यों फंसे हुए हैं? 70 साल की बात करते हैं ना, 7 सालों से तो वो हैं प्रधानमंत्री। तो इन 7 सालों की बात क्यों नहीं करते? भविष्य की बात क्यों नहीं करते? ये क्यों नहीं बताते कि इन 7 सालों में कितने रोजगार पैदा किए हैं? ये क्यों नहीं बताते कि इन 7 सालों में जितने लोगों को कांग्रेस ने की 2 सरकारों ने गरीबी रेखा से उठाया था, अब वो गरीबी रेखा के नीचे क्यों हो गए हैं फिर से? ये क्यों नहीं बताते? मुझे समझ में नहीं आता उनका ये इतना सनक क्यों है कांग्रेस पार्टी और अतीत से। नेहरू जी को भी वो याद करते हैं चाइना के संदर्भ में। देखिए, सब जानते हैं कि नेहरू जी ने क्या किया इस देश के लिए। सब जानते हैं कि देश की स्वतंत्रता संग्राम में नेहरू जी की कितनी भूमिका हुई। अब ये आप किसी तरह से इतिहास को मिटाना चाहते हैं, अब प्रयास करिए, लेकिन सच्चाई तो उभर के आएगी ना। मैम, उन्होंने ये भी कहा कि जब सब जगह पे लॉकडाउन लग रहा था तो कांग्रेस पार्टी जो है फ्री में टिकट्स दे रही थी। ऐसा क्यों किया आप लोगों ने? ट्रेन के टिकट्स वहाँ पे दिए मुंबई में। तो खुद कह रहे हैं ना कि कांग्रेस पार्टी ने फ्री में टिकट दिए, तो हम क्या करते हैं? उनकी तरह हम बैठे रहते हैं अपने घर के अंदर जब लोग नंगे पांव 500-600 किलोमीटर चल रहे थे? कि आपको याद नहीं है कि वो एक माँ थी, इसके सूटकेस के ऊपर एक बच्चा मतलब यूं ऐसे लेटा हुआ था, उसको घसीट के ले जा रही थी सैकड़ों किलोमीटर? आपको याद नहीं है कि वो जो एक 14 साल की लड़की थी, साइकिल पे अपने पिता को बिठा के बिहार तक साइकिल चला के गई है दिल्ली से? मुझे याद है वो दिन। 16-18 घंटे हम लोग जवाब देते रहते थे लोगों को कि किस तरह से हम उनकी मदद करें। मुझे अच्छी तरह से याद है, सूरत में 23 लड़के नौजवान अमेठी के थे, फंसे हुए थे, और जब उन्होंने मेरी आवाज सुनी फोन पे रोने लग गए। उन्होंने कहा, दीदी हमारे पास अब एक दिन का खाना भी बचा नहीं है, कुछ नहीं है दीदी, किसी तरह से मदद करिए। क्या हम लोगों को ऐसे छोड़ देते हैं जिस तरह उन्होंने भगवान के भरोसे छोड़ा? मेरे ख्याल से तो हम कर ही नहीं सकते थे, ऐसा कर ही नहीं सकते थे। हमारे देशवासी हैं, उन्होंने देश को बनाया है, श्रमिक हैं, देश उनके कंधों पर उनकी खून पसीने से बनता है। और जब उन पे संकट आई, आपने लॉकडाउन, एक दिन में लॉकडाउन कर दिया बगैर वार्निंग के। बसें रुक गई थी, ट्रेन्स नहीं थी, कैसे जाते घर लोग? और उनके बारे में हम सोचे ही नहीं। आपकी तरह कि आप पीएम हाउस में ही बंद थे पूरे समय के लिए, ये तो नहीं हो सकता। इसके साथ साथ बेरोजगारी की जो है उस पे आप लोगों ने पूरा युवाओं के लिए एक मैनिफेस्टो लेके आए। उस मैनिफेस्टो में बहुत सारी चीजें थी। कितना बड़ा इशू है अनएम्प्लॉयमेंट का कि आप डोर टू डोर भी जा रही हैं, आपने लोगों से बात भी करी है। सच्चाई ये है कि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है उत्तर प्रदेश में। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी, सेकंड महंगाई, ये दोनों मुद्दे हैं। आप जहां जहां देख रही हैं आपको नवयुवक दिखेंगे जो क्वालिफाइड भी हैं। कई बच्चों ने अपने एग्जाम्स किए हैं। सब माँ बाप जितने भी हैं आज के दिन में मेहनत किस लिए करते हैं? अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनको पैरों पे खड़ा करने के लिए। और किया है, ज्यादातर गरीब से गरीब हो, वो इतनी मेहनत करेगा कि उसके बच्चे की शिक्षा हो जाए। अब इतने सारे शिक्षित नौजवान हैं, खाली पद पड़े हैं। 5 साल से आप सरकार में हैं, 12 लाख पद खाली हैं, सरकारी पद। क्या 12 लाख बेरोजगार बच्चे नहीं हैं उत्तर प्रदेश में कि आप इन पदों को 5 सालों में भर सकते थे कि नहीं? क्यों नहीं भरे आपने? अब चुनाव आ रहे हैं, आप कह रहे हैं रोजगार देंगे। पिछले चुनाव से पहले आपने कहा रोजगार देंगे, लेकिन यहाँ तो रोजगार घट रहे हैं और कोई मदद नहीं है। हमने सोचा कि बहुत जरूरी है कि हम सिर्फ ऐसे वादे न करें कि हवा में वादे न करें कि 20 लाख तुम्हें नौकरी मिलेगी, 25 लाख नौकरी मिलेगी, जैसे सब लोग करते हैं। मैंने कहा कि देखो, नवयुवक है, पढ़ा लिखा है, वो जानना चाहता है ये नौकरियां आएंगी कहाँ से? ये 20 लाख रोजगार आप कह रहे हैं, कहाँ से आएंगी बताइए?
तो आपने देखा होगा ये, तो ये पूरा विधान हमने बनाया किस लिए? ये समझाने के लिए कि हम ये नौकरी कहाँ से लाएंगे। 12 लाख पद खाली हैं, उनको भरेंगे। उसके अतिरिक्त 8 लाख रोजगार हम पैदा कराने में किस तरह से हम क्या नीतियां लाएंगे जिससे ये पैदा हो सके। इसमें बड़ी चीजें हैं, जैसे अगर आप एक नवयुवक हैं और आप बिजनेस खोलना चाहते हैं छोटा सा अपना, उसके लिए आपको 5 लाख रुपए 1% ब्याज पे मिलेंगे। इस तरह की बहुत सारी स्कीम्स हैं जिनकी प्रपोजल इसमें है। जहां तक बेरोजगारी की बात है, एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि जो इम्तिहान होते हैं, जो परीक्षा होती है इन जॉब सिलेक्शन के लिए, इसमें इतनी आपत्ति है, इतनी समस्या है कि इतना दुख होता है कि ये पढ़े लिखे नौजवान हैं, मेहनत करते हैं, इनके माता पिता फीस भरते हैं ट्यूशन्स के लिए, फिर आप एग्जाम्स की फीस लेते हैं और ऊपर से उसके बाद मैक्सिमम एग्जाम्स जो हैं या तो रद्द हो जाते हैं या पेपर लीक हो जाता है या कट ऑफ चेंज हो जाता है। तो ये परिस्थिति बनती है कि एक बच्चा 2-2, 3-3 बार इम्तिहान दे रहा है और फिर उसने इतना जब अपनी एनर्जी इन्वेस्ट की है, अपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, सब कुछ इन्वेस्ट किया है, तो फिर ऑब्वियसली स्वाभाविक ये है कि वो वेट करेगा कि ठीक है अब नहीं तो कल हो जाएगी नियुक्ति। और साल बीत जाते हैं, उसका पूरा करियर खत्म हो जाता है और कुछ नहीं हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। इसको ठीक करने के लिए भी हमने इनकी समाधान के लिए हमने एक बहुत अच्छा खाका तैयार किया है कि किस तरह से इनका समाधान होगा। एक कमीशन बनेगा, एक पूरा कैलेंडर बनेगा, जॉब कैलेंडर, जिसमें जितनी भी भर्तियां हैं हर भर्ती के लिए एक अलग कैलेंडर। इसका मतलब है कि आपका परीक्षा आपकी कब है, फिर रिजल्ट कब आएगा। आपने देखा होगा 1.5 साल बाद रिजल्ट आ रहा है। हम कह रहे हैं कि 6 महीने के अंदर अंदर परीक्षा दी, 6 महीने के अंदर अंदर नियुक्ति होगी। और अगर इस कैलेंडर में किसी ने फेरबदल करने की कोशिश की तो उस पर कड़ी से कड़ी उस पर कार्रवाई की जाएगी और उसके लिए हम कानून भी लाएंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं इस भर्ती विधान में, जरूर पढ़िए और ऑनलाइन भी अवेलेबल है ये, इसको जरूर पढ़िएगा क्योंकि इसमें जो भी नौजवान हैं, जो आप अपने भविष्य के लिए वोट दीजिए। देखिए जो बातें ये सब कर रहे हैं, चर्बी निकालने की बातें, गर्मी निकालने की बातें, इससे आपके पेट में खाना नहीं होगा और इससे आपकी कमाई नहीं होगी। आपकी कमाई तब होगी जब आपके लिए एक ऐसी सरकार आएगी जो आपके भविष्य के लिए सोचे। और इसमें हमने एक पूरा खाका तैयार किया आपके भविष्य के लिए, तो इसको पढ़िएगा जरूर वोट देने से पहले। अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है। कल राज्यसभा में सरकार ने एक क्वेश्चन का आंसर देते हुए कहा कि पिछले 3 साल में 9,000 से ज्यादा लोग हैं उन्होंने बेरोजगारी की वजह से सुसाइड किया है और 16,000 से ज्यादा लोग हैं जिन्होंने दिवालिया होने की वजह से जो है वो सुसाइड किया है। कैसे देखते हैं? अब देखिए ये जितने भी छोटे कारोबार हैं, छोटे दुकानदार, चाहे आप रेड़ी ठेले वाले की बात करें, चाहे आप एक्चुअली जो किराने की दुकानें हैं, छोटी दुकानें हैं जिनका छोटा छोटा बिजनेस है, कई जगह जैसे अभी हम मुरादाबाद जा रहे हैं, छोटे छोटे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी हैं जो एक्सपोर्टर्स को सप्लाई करते होंगे। इस तरह की जो छोटे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और कारोबार हैं, सबसे बड़ी दिक्कत पिछले 5-6 सालों में इन्हीं को हुई है। क्यों? क्योंकि जब नोटबंदी आई तो इसका बोझ उन्होंने ही उठाया। काला धन की बड़ी बातें की गई, लेकिन एक्चुअली सबसे ज्यादा नुकसान तो उन्हीं का हुआ है, छोटे दुकानदारों का और बिजनेसेस का। उसके बाद नोटबंदी के बाद आपका ये जीएसटी आया। जीएसटी में इनका एक्चुअली खर्चा बढ़ा अकाउंटेंट के लिए, ये वो अलग अलग तरह की जीएसटी, कंफ्यूजन, बड़ी मुश्किल हुई उसकी वजह से। और तीसरी बात कोरोना और लॉकडाउन। अब इन तीनों चीजों से क्या हुआ है कि सबसे ज्यादा दुख, पीड़ा छोटे और मीडियम साइज के कारोबारों को हुई है और उनके व्यापारियों को हुई है। सरकार ने क्या किया इनके लिए? आप सरकार की नीतियां देखिए और नियत भी देखिए। पूरे जो ये भी बजट जो निकला इसमें क्या था इनके लिए? कुछ नहीं था। जबकि आप बड़े बड़े पीएसयूज अपने 2 मित्रों को बेच रहे हैं। आपने लगभग पूरे देश की संपत्ति 2 लोगों को सौंप दी है और उनके लिए आपकी सारी पॉलिसीज बन रही हैं, चाहे टेलीकॉम की पॉलिसीज, चाहे पेट्रोलियम की पॉलिसी, उनके लिए बन रही हैं। आप एक पॉलिसी नहीं बना पाए स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज को मजबूत करने के लिए, जबकि पूरी दुनिया जानती है कि देश की रीढ़ की हड्डी यही है। अगर आप जॉब्स की बात करें तो ये दोनों चीज बहुत ये जुड़ी हुई चीजें हैं। जॉब्स कहाँ से आएंगे? जॉब्स अंबानी जी और अडानी जी नहीं दे रहे हैं।
जॉब्स आएंगे छोटे और मीडियम बिजनेसेस से, छोटे और मीडियम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से और मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करने से। तो आप सिर्फ इनको मदद करने से आप पीछे हट रहे हैं, ये एक बात है, ठीक है, आपने इनके बारे में सोचा नहीं, लेकिन आप देश के बारे में भी नहीं सोच रहे हैं। आप तमाम जो बेरोजगार नौजवान हैं उनके बारे में भी नहीं सोच रहे हैं। तो बहुत जरूरी है कि अगर हमें रोजगार बनाना है और अगर हमें छोटे और मीडियम इंडस्ट्रीज को मजबूत करना है तो हमारी नीतियां उस तरह से बननी चाहिए, जो इस सरकार ने नहीं किया है। और बहुत ज्यादा दुख की बात है, आपने देखा होगा बागपत में भी क्या हुआ जी। मतलब ये तो बिल्कुल एक अनप्रेसिडेंटेड चीज है, अभूतपूर्व। पहले कभी मेरे ख्याल से ऐसा दुनिया में ही नहीं हुआ होगा। और किसी की इतनी पीड़ा, और भाजपा का सपोर्टर था वो, उसकी इतनी पीड़ा की उसको ऐसा करना पड़ा, बहुत ही दुखद है। और मेरे ख्याल से जितने भी छोटे दुकानदार हैं, छोटे बिजनेस वाले हैं, वो समझते हैं इस पीड़ा को, क्योंकि सब गुजर रहे हैं इससे। जब मैं गाजियाबाद गई, नोएडा गई, मैं भी दुकानों के अंदर गई और यही स्थिति पता चली मुझे कि सबकी यही है। कहीं पे एक दुकान में मैं गई, वहां पे उन्होंने कोरोना की वजह से बिजनेस नहीं हुआ, बच्चों की फीस भरनी थी, लोन ले लिया, अब लोन भर नहीं पा रहे हैं। पति पत्नी दोनों काम कर रहे हैं दिन रात, सुबह से शाम तक, लेकिन लोन भर नहीं पा रहे हैं। तो ये जो परिस्थितियां आई हैं, इसकी ठीक है, जो भी हुआ, कोरोना हुआ, जो भी हुआ, उसकी वजह से अगर आई, आपकी नीतियां, सबसे पहले आपकी नीतियां थी, उसके बाद कोरोना, अब तो मदद करिए। जब लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं मदद कर दीजिए हमारी, तो अब तो करिए ना।